हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है और इस डेमो सेशन में हम जानेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा न्यू बैच जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर APPSC, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ याशना। मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने MA हिस्ट्री में किया है और मैंने UPSC 2023 का GS का कट ऑफ भी क्लियर किया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस डेमो सेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी इस आप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए। तो आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस आप सभी को पता होगी, क्योंकि जो नंबर है हम वो यहीं से फेच करेंगे। जैसे ये पेज है जिसमें हमें आंसर लिखना होगा, आपको पता होगा कि एक जो क्वेश्चन है 15 मार्कर जो क्वेश्चन है उसके लिए 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, 10 मार्क के लिए 150 मार्क्स की वर्ड लिमिट है। तो इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान देंगे हम। जब PSC का एग्ज़ाम देंगे तो हम देखेंगे हमें जो शीट मिली है हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। जब हम रीड करते हैं किसी भी आंसर को, किसी भी टॉपिक को हम रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे नहीं आ सकती। जैसे हमें पता है कि 15 मार्क के लिए हम 2.5 पेज लिखेंगे, 150 मार्क के लिए हम 1.5 पेज लिखेंगे, बट हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बट हमें इन पेजेस पे वही चीज़ें फिल करनी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। जो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं हमें वही सारी चीज़ें इस पेपर में फिल करना है, जिससे हमारे मार्क्स ईजिली अच्छे आ सके। ठीक है, तो किसी भी आंसर को लिखने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। बीट हिस्ट्री, बीट इकोनॉमी, बीट पॉलिटी, ये सारी चीज़ें सब आंसर्स में काम आती है कि हमें हर क्वेश्चन में इंट्रो लिखना होता है, मेन बॉडी लिखनी होती है और कंक्लूड करना होता है आंसर को। ये जो 3 पार्ट है वो किसी भी आंसर को एक स्ट्रक्चर देते हैं। एक स्ट्रक्चर, अगर एक आंसर में स्ट्रक्चर होगा तो उसको रीड करना एग्जामिनर के लिए भी ईजी होगा और हमारे लिए भी ईजी होगा जो हम उसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वो ही लिखना है। उस क्वेश्चन के जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज़ हमें इंट्रो में लिखनी है, और इंट्रो को पढ़ के एग्जामिनर को ये पता चल जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसे क्वेश्चन की नॉलेज है। हमें बिल्कुल बैकग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी एक्सेस नॉलेज को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस एक्सेस नॉलेज को लिखने के लिए, बैकग्राउंड लिखने के लिए हमें बॉडी का यूज़ करना है। अब जैसे आपको पता है 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका इंट्रो कितना बड़ा होना चाहिए, अराउंड 40 to 45 वर्ड्स। ये भी मैक्सिमम लिमिट है, हम 30-35 में भी अपने इंट्रोडक्शन को फिनिश कर सकते हैं। हमें इंट्रोडक्शन में बॉडी जैसा नहीं लिखना है कि हमने 100 वर्ड्स लिख दिए इंट्रोडक्शन में ही, हमें बहुत स्मार्टली यहाँ पे काम करना है। ठीक है,
तो जैसे 250 वर्ड्स की अगर क्वेश्चन है तो हमें ट्राई करना है कि 40-45 वर्ड्स में हम अपना इंट्रो कंप्लीट कर दें। फिर बॉडी की बात आती है, तो बॉडी में हमें मेन पॉइंट्स लिखने हैं जो उस क्वेश्चन में पूछा है। हम अभी एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमें इंट्रो कैसे लिखना है, हमें बॉडी कैसे लिखनी है, बॉडी में क्या चीज़ें लिखनी है जिससे हमारे मार्क्स अच्छे से हमें मिल सके, हम अच्छे मार्क्स फेच कर सके। तो बॉडी में कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आपको वो क्वेश्चन न्यू लग रहा है या फिर अगर आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, तो 3-4 चीज़ें हैं जो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसका पॉलिटिकल कॉज क्या है, या पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है। अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम सोशो कल्चरल या फिर रिलीजन फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें, और एक और चीज़ होती है इमीडिएट फैक्टर। अगर हमारे पास, अगर सपोज हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या पता वो क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो जो हमने रीड किया है, क्या पता वो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल अननोन हो, है ना। तब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि हमारे मेंस के मार्क्स से डिपेंड करेंगे कि हम इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो हम क्वेश्चन छोड़ तो सकते नहीं है। तो उन टॉपिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इन फैक्टर्स, इन कॉजेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ब्लैंक नहीं कर छोड़ के आएंगे अपने पेपर को। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कैसे करना है और बॉडी बताई। फिर आता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आंसर में, क्योंकि जैसे आप देखिए पेज है, यहाँ पे हम अपना इंट्रो लिखेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे और लास्ट में हम कॉन्क्लूजन लिखेंगे। तो एग्जामिनर सोचेगा कि इंट्रो अच्छा है, बॉडी अच्छा है, बट अगर आपने कंक्लूजन ठीक नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो कंक्लूजन हम हमेशा ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव नोट पे छोड़े। अगर क्वेश्चन थोड़ा नेगेटिव भी है, क्रिटिसिज्म भी पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज भी पूछा है, तो भी हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करे, पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करे। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपने जानी और इससे अगर इसको आप दिमाग में रखेंगे किसी भी आंसर को लिखते टाइम, तो मेरे ख्याल से आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोज़ आपने इकोनॉमी पढ़ ली, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आपने करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, बट आपका पॉलिटी सेशन रेडी नहीं है अभी, तो आप ये मत करिए कि आप पेपर सॉल्व ही नहीं करेंगे। जिस जिस सब्जेक्ट को आपने कवर कर लिया है आप उसके क्वेश्चंस करिए, और अगर आपने सब्जेक्ट कवर भी नहीं किया है तो आप डेली एक आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स सब करते हैं, बट आपको उन मिस्टेक्स को देखना है और गूगल की हेल्प लेनी है, बुक्स की हेल्प लेनी है। हाँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए, इन हेल्प से आप अपनी आंसर राइटिंग को सही कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम हिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक PYQ भी है, और आपने इस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। डिस्कस द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम इसको 250 वर्ड्स का रखते हैं। 250 वर्ड मीन्स ठीक है। अब सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है। आप 2 मिनट सोचिए कि आप इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, क्या रेलेवेंट पॉइंट हो सकते हैं जिससे हमारा इंट्रो है वो शार्प दिखे, या फिर
एग्जामिनर को पता चले कि ओके इस तरीका का इंट्रो है, तो स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। ये 15 मार्कर है। जैसे इंट्रो में, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं, आप घर पे भी अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और आपको क्वेश्चंस देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पेन कॉपी का यूज़ करें और उसको लिख के ही देखें। आप सोच के भी अपने पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, आप 5-6 फैक्टर्स देखिए और 5-6 फैक्टर्स में 2-3 पॉइंट्स देखिए, तो भी आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे, क्योंकि हमें सोचना फास्ट है एंड लिखना भी फास्ट है। तो हम इंट्रो में लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे इसको। वाइड स्प्रेड था ये रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा थ्रेट दिया था। 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे, पर सबसे ज़्यादा जो थ्रेट था 1857 के रिवॉल्ट ने ही दिया था। तो इट शेकन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। और क्या था, मतलब आप इन चारों का कॉम्बिनेशन से अपना आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ हम लिख सकते हैं कि ये जो रिवॉल्ट था वो बिगेन हुआ था, रिवॉल्ट जो ये बिगेन हुआ था सिपॉय की वजह से, बट इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो इंडियंस का था, बहुत सारे लोगों का था। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे आज, तो इन चारों पॉइंट्स को मिला के आप एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करिएगा, जो 35 और 45 वर्ड्स के बीच में आना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये PYQ है, और मैं चाहती हूँ थोड़ा इजी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करिए, अगर आप आज मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ी दिक्कत कर देगी। तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट करिए। फर्स्ट आंसर किसी का परफेक्ट नहीं होता, आप जितना इसको टाइम देंगे उतना ही ये परफेक्ट होता जाएगा। अब हमसे जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, तो कॉज अगर पूछा है तो कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी मेन बॉडी हो जाएगी। हमने यहाँ इंट्रो लिखा, अब हम कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट देखेंगे। अब कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट में क्या देखेंगे, हम पॉइंटर्स में करेंगे, जिससे हमें भी इजी हो और एग्जामिनर को भी इजी हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, तो अगर हम पॉइंटर्स में चीज़ें लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, हमें भी लिखने में इजी होगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी इजी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में फर्स्ट है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी लाई थी जिससे उनका था कि उनको पूरे इंडिया पर अपना रूल स्टैब्लिश करना है। ओके, और एक और बात बताना चाहूँगी, जैसे हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें आप मैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट, मैप्स या डायग्राम्स आपको नंबर फेच करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन, अभी तो कॉजेस पूछे, अगर आपसे इसका कोई और रीज़न पूछ सकते थे जिसमें आप मैप बना के सिटीज़ ड्रॉ कर देंगे, तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। जैसे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो पूरे इंडिया को अपने रूल के अंदर रखे। तो फर्स्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जिसके अंदर आता है
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप कमेंट करना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप कमेंट डाउन कर देना। ये ए क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे पूछा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई भी सिटी हो, सपोज जो सिटी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आई थी वो थी सतारा, झांसी, नागपुर, और भी सिटीज़ थी बट ये मेन सतारा, झांसी एंड नागपुर। तो इसमें क्या था कि अगर कोई राजा है, कोई किंग है, अगर उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो वो सारा जो एम्पायर है, वो जो सिटी का एम्पायर है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन सेकंड था सब्सिडरी अलायंस। एंड जो फर्स्ट स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी वो क्या थी, वो क्या था, हैदराबाद। जैसे आप अपनी प्रीलिम्स के लिए कैसे ये याद कर सकते हैं सिटी, आप एक मैप बनाइए और उसमें आप नीचे मैप में लिख दीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और जितनी सिटीज़ है उसको मार्क कर लीजिए और आप अपने पास रखें। तो आप रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको पता रहेगा कि ठीक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इन सिटीज़ में हुआ था और इन इन ईयर्स में हुआ था, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम आपकी सिटी की रक्षा करेंगे पर उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, सब्सिडरी पे करनी पड़ेगी। अब अपने इंटरनल मैटर्स पे जो किंग था वो डिसीजन ले सकता था पर एक्सटर्नल मैटर्स पे नहीं ले सकता था, और जो ब्रिटिशर्स थी वो यहाँ पे अपनी आर्मी रखती थी और किंग को इनको पे करना पड़ता था। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल कॉज था। थर्ड था पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस में क्या था, पीसफुली चीज़ें हो रही थी, डॉक्यूमेंट साइन हो रहे थे या फिर ज़बरदस्ती किया जा रहा था। इसमें था पॉलिसी ऑफ वॉर, कि लड़ाई झगड़े से ही ये सारी सिटीज़ को ब्रिटिशर्स अपने अंडर कर रहे थे। एंड फोर्थ है पॉलिसी ऑफ मिसगवर्नेंस। जो अवध में हुआ था। तो पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस में क्या करते थे ब्रिटिशर्स कि आप अपने सिटी का या अपने एम्पायर को गवर्न सही से नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके सिटी या एम्पायर को एक्वायर करते हैं ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो उसे ठीक से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। तो ये सारी जो 4 कॉजेज है वो पॉलिटिकल कॉज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और आप इसका आंसर कमेंट डाउन करिएगा। देन आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या था, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। जैसे जमींदारी, रैयतवारी एंड महारवारी। आपका यहाँ पे बी क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है कि जमींदारी को और क्या कहते थे, और क्या नाम है जमींदारी का। जो जमींदारी थे, एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको, जमींदारी जो था वो बंगाल में लिया जाता था, बंगाल में वो टैक्स लिया जाता है। रैयतवारी मद्रास में लिया जाता था और महारवारी यूपी के एरिया में। तो इन बेसिस पे, इन तीनों टैक्स के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया था और हाई रेट ऑफ टैक्सेशन लेते थे इससे। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। क्यों, इसमें क्या करते थे कि इंडिया से
रॉ मटेरियल लेते थे, उसको यूरोप भेजते थे और यहाँ से फिनिश गुड बेचते थे, और इंडियंस को इस फिनिश गुड्स को खरीदना पड़ता था अपने रॉ मटेरियल के बदले में। ओके, एंड थर्ड, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए अलग पॉलिसी थी और ब्रिटिशर्स के लिए अलग पॉलिसी थी। ये हो गया हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर हम देखेंगे सोशो एंड रिलीजियस कॉस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 250 वर्ड्स का था, 2.5 पेजेस हमें इसमें लिखने हैं। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस कॉज क्या था? स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। जैसे आपने वाइट मैन बर्डन थ्योरी सुना होगा कि उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको लगता था कि हम इंडिया में आए हैं, हम अफ्रीका में गए, हम एशियन कंट्री में गए हैं, तो हमारा ये काम है कि हम इनको सिविलाइज्ड बनाएं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करवाएं। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। सेकंड है अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। जैसे ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी, इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करती, बट उस टाइम ऐसा लगता था जो हिंदूज थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, उनको लगता था कि ये हमारे रिलीजन प्रैक्टिस में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी उनको पसंद नहीं आई कि सती को अबॉलिश करने के लिए मतलब सती को प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने मना किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड करने के लिए उन्होंने मना किया। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस को मना करा ब्रिटिशर्स ने। तो ये सारी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई, और रिफॉर्म्स भी लेके आए थे वो इसी रिगार्डिंग। एंटी सती रेजोल्यूशन, जो 1829 में आया था। देन विडो री मैरिज, 1856 में। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थी उनको पसंद नहीं आ रही थी। फिर फोर्सफुल कन्वर्सेशन हो रहा था, कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? क्रिश्चियनिटी में। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो आपको पता ही है, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। अब जैसे मैंने सोशल रिलीजन कॉज में आपको 4-5 पॉइंट दिए, तो आपको एक इसका मिक्सअप करके अपने आंसर्स को लिखने हैं, और आप ध्यान रखिएगा पॉइंटर्स में लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से याद भी रहें और आप अच्छे से लिख भी सकें। देन आता है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में क्या है? 1856 में एक एक्ट आया था, जर्नल सर्विसेज
एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है सी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो कौन थे। कुछ मैं आपको हिंट देती हूँ, वो फर्स्ट कुछ थे, तो आप इंडिया के कुछ फर्स्ट थे वो, तो वो क्या थे फर्स्ट? ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि सिपॉइज जो है दे मस्ट रेडी टू सर्व अक्रॉस सी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि इन्होंने ये एक्ट लाया 1856 में, और उसमें बोला कि जो सिपॉइज थे, इंडियन सिपॉइज थे, उनको जब भी सी से अक्रॉस सी जाने के लिए बोला जाएगा मिलिट्री में सर्व करने के लिए, तो उनको जाना पड़ेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, जो इंडियन कल्चर था उसमें अगर हम सी क्रॉस करते हैं तो उसको ठीक नहीं माना जाता, उसको एक अच्छे उस इंसान को, सिपॉय को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा माना जाता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया सी क्रॉस करके। ठीक है, तो ये भी इनके लिए दिक्कत थी सिपॉयज के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते करते अपने ट्रेडिशनल रूट से डिप्राइव हो रहे थे। देन जो ब्रिटिश सिपॉयज थे उनको इन्फीरियर माना जाता था, किससे? सॉरी, जो इंडियन सिपॉयज थे उनको इन्फीरियर माना जाता था ब्रिटिश सिपॉयज से। तो इनको ज़्यादा पे मिलता था, इनका पे स्केल अच्छा था सेम जॉब के लिए। अगर रैंक इंडियन एंड ब्रिटिश की सेम है तब भी इनको सेम पे नहीं मिलता था। देन है लास्ट इमीडिएट कॉज। ये सारे कॉजेस तो थे ही, पर एक ऐसी क्या चीज़ हुई जिससे ये जो 1857 का रिवॉल्ट है वो हुआ, वो अकर हुआ, कि ऐसा क्या था? तो इमीडिएट कॉज क्या था इसका? ग्रीस कार्ट्रिज। जो गन होती है उस टाइम पे, जो गन होती थी, सॉरी फॉर द ड्राइंग, उस टाइम पे जो गन होती थी वहां पे एक ये र्यूमर था वैसे, ठीक है, ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि ये जो गन है उसमें काव और पिग का फैट है, और इसको सोल्जर्स को मुंह से हटाना पड़ता था, मतलब उनको अपना माउथ यूज़ करना पड़ता था इसको रिमूव करने के लिए, और फिर गन स्टार्ट होती थी। तो इस फैट की वजह से, पिग और काव के फैट की वजह से हिंदू एंड मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ना, तो ये एक इमीडिएट कॉज था इसका। और एक और कॉज था जिसको हम अदर कॉज में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको पता है ब्रिटिशर्स आने से पहले किसका रूल था? मुस्लिम का रूल था। तो मुस्लिम एलिट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स आने से पहले हाई पोजीशन होल्ड करते थे। किसमें? आर्मी में, सिविल सर्विसेज में एंड जुडिशरी में। ओके, तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इनको आर्मी भी इन्होंने अपनी स्टैब्लिश की, सिविल सर्विसेज में भी उनके लोग थे, और जुडिशरी में भी उनके ब्रिटिशर्स थे। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम एलिट्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डोमिनेंस जो था वो कम होता जा रहा था। और जैसे जो लैंग्वेज थी, पर्शियन थी, ब्रिटिशर्स आने से पहले पर्शियन जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट पर्शियन जो है वो रिप्लेस हो गई किससे? इंग्लिश से। तो ये चीज़ भी
मुस्लिम एलीट को पसंद नहीं आई। तो इसलिए मुस्लिम एलीट जो थे वो इस रिवॉल्ट के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इस सपोर्ट में आएंगे और अगर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनका रूल फिर से इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये थी बॉडी, मेन बॉडी ये थी कि जिसमें हमें लिखना था कि इमीडिएट कॉज क्या था, सोशल कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज क्या था। जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने इस पार्ट में कवर कर लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड सोशल। अब हम देखेंगे इसको कंक्लूड कैसे करें। जैसे मैंने आपको कहा था, ये कंक्लूजन हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा पॉजिटिव वे में दें, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी दिखी इंडियंस की, इसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का सीड ग्रो करने में हेल्प करी, सोड द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, और आपको पता होगा कि 1857 के बाद ही बहुत सारे जो रूल्स है, एक्ट्स है, वो लाए गए जिससे इंडिया को बेनिफिट देने की बात की गई। तो ये हमारा आंसर था जिसमें हमने बॉडी, कंक्लूजन देखा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन बॉडी देखी, और फिर हमने कंक्लूजन देखा। जब आप मेन क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे 28 अप्रैल से, जो हम मेंस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। ये तो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको सैम्पल पेपर्स भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने पूरे वो आंसर्स लिखे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डेमो सेशन होगा उसमें मैं 2 आंसर डिस्कस करूंगी आपके साथ। जैसे ये 250 मार्क्स का था, 250 वर्ड्स का था 15 मार्क के लिए, तो वहाँ पे मैं 10 मार्क का भी आपसे डिस्कस करूंगी कि 10 मार्क के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन, अगर यही जो क्वेश्चन है वो हमें 15 मार्क का ना देके 10 मार्क का दिया होता, 150 वर्ड्स के लिए दिया होता, तो हम क्या करते, हम पॉइंट्स वो ही रखते। अगर हमें 150 के लिए दिया होता है तो हम पॉइंट्स वो ही रखते, पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का ट्राई करते, क्रिस्प लिखने का ट्राई करते, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि 250 वर्ड्स का जब आंसर पूछेंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, और जब 150 वर्ड्स में पूछेंगे तो हमें शॉर्ट में लिखना है, क्रिस्प लिखना है, क्लियर लिखना है, ओके। आपको इस डेमो सेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।